हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो ज्योग्राफी भूगोल का थर्ड चैप्टर है खनिज और संसाधन, इस अध्याय का इस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और कोई भी प्रश्न में अगर आपको नहीं समझ में आता है तब एक बार आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसका एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप एक्सप्लेन वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो क्या होगा कि आपका जो प्रश्न उत्तर है आप खुद सॉल्व करने का क्षमता रखेंगे। और अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो आप उस वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस अध्याय का खनिज और शक्ति संसाधन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना भी बना है मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी जो सो वीडियो डाल दिया है। तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी जो सो वीडियो जरूर देखिएगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न खास करके आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या होता है कि आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है वहाँ मैंने कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहा जाता है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ठीक है, कि रिक्त स्थान दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न है, आपको भरना है। और इस प्रकार से प्रश्न जो सो आपको एक नंबर में भी जो सो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है तांबा हमारा क्या है, एक खनिज है। ठीक है, फिर आगे इसी प्रकार कहा जाता है कोयला है क्या हमारा ईंधन का उदाहरण है। ठीक है, आप समझते जाइएगा। अब फिर अगला कहा जाता है ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि ज्वारीय ऊर्जा ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। नवीकरणीय का अर्थ क्या होता है कि खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन अनवीकरणीय जिसका उपयोग फिर हम नहीं कर सकते उसका जो सो हम अनवीकरणीय के अंदर रखते हैं। फिर आगे कहा जाता है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा के लिए लिया जाना चाहता है। ठीक है, जो भूतापीय ऊर्जा होता है उसके लिए। अब अगला प्रश्न है जो कि ये सब प्रश्न 1-2 नंबर में आपको पूछ लिया जाता है, तब ये सब प्रश्न को भी आप ध्यान में रखिएगा। कहा जाता है, समझिएगा कि निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर एक वाक्य में दें। देखिए, कहा जाता है जीवाश्म ईंधन क्या है, समझिएगा। जीवाश्म ईंधन लाखों साल पहले जीवों के अवशेषों से बने ईंधन, इसमें कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस शामिल है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जीवाश्म ईंधन वैसे ईंधन है जो लाखों करोड़ों साल पहले क्या होता है, भूकंप या किसी अन्य कारण से जो सो क्या होता है, पूरा जंगल है, जैसे भूकंप आया पूरा जंगल जो सो पृथ्वी के अंदर दब जाता है। तो वह क्या होता है, जो लकड़ी है, फिर मनुष्य था, जानवर थे, वे सब दब जाते हैं। और वह जब मर जाते हैं तो क्या होता है, उनके जो शरीर होता है या वृक्ष होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो धीरे धीरे गलने लगते हैं और वही जो सो जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं। कोयला, पेट्रोल, वही सब का निर्माण होता है। तो इसे बनने में बहुत समय लगता है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है वो आप समझ चुके होंगे। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन ही है। अब अगला प्रश्न हमारा, कहा जाता है गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा का जो सो पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस एवं विद्युत शामिल है। ये स्रोत नवीकरणीय होते हैं और पर्यावरण के लिए कम हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि गैर परंपरागत ऊर्जा जो सो क्या हो सकता है, कभी समाप्त नहीं हो सकता है, यानी जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है वो हमारे इसी के अंदर है। ठीक है, तो आप ये भी समझ चुके होंगे। अब अगला देखते हैं। अगला कहा जाता है झारखंड में बॉक्साइड उत्पादन करने वाले 2 जिलों का नाम बताइए। कि झारखंड में जो 2 जिले हैं बॉक्साइड उत्पादन करने वाले, उनके नाम लिखना है। ठीक है, तो समझिएगा। कहा जाता है झारखंड में बॉक्साइड उत्पन्न करने वाले 2 जिले, प्रमुख जिले, पहला लोहरदगा है और दूसरा गुमला। यहाँ क्या होता है, बॉक्साइड का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अब अगला हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि थोड़ा सा यह प्रश्न जो सो बड़ा प्रश्न होता है और ये 4 से 5 नंबर के प्रश्न में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपके क्लास के जितने भी जो सिलेबस है, आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ज्योग्राफी हो गया, जितने भी जो है सिलेबस, उसका सभी का जो सो प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट हमारे चैनल का ज़रूर चेक कीजिएगा। और आप एक बार प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो क्या होगा कि आप हमारे चैनल से आप जो हिंदी का, मैथ का और क्या बोल सकते हैं, विज्ञान का, सभी का जो सो वीडियो अनलेबल है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर ही जाके जो सो हमारे प्लेलिस्ट चेक करके वहीं से सभी वीडियो को देखिएगा। देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो
आप यहाँ जो है सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम ये जो है सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्ले लिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्ले लिस्ट पर आइएगा आप और प्ले लिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्ले लिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्ले लिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ प्ले लिस्ट में। तो आप प्ले लिस्ट को आकर एक बार जरूर देखिएगा। चलिए आपने प्ले लिस्ट देख लिया, अब आगे देखते हैं। कहा जाता है यूरोप के कोयला उत्पादक क्षेत्र, यूरोप के कोयला उत्पादक क्षेत्र, यूरोप के कोयला उत्पादक 2 क्षेत्र का नाम लिखें कि यूरोप में जो कोयला उत्पादन होता है उन 2 क्षेत्रों का नाम आपको लिखना है। देखिए कहा जाता है यूरोप में कोयला उत्पादक 2 क्षेत्रों जैसे कि पोलैंड और जर्मनी है। जर्मनी में राइनलैंड और मध्य जर्मनी कोयला क्षेत्र प्रमुख है, जबकि पोलैंड के सिलेसिया क्षेत्र में महत्वपूर्ण कोयला भंडार पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यूरोप के आप 2 देख लिए कोयला के प्रमुख क्षेत्र, एक है हमारा पोलैंड और दूसरा जर्मनी है। और पोलैंड में भी कहाँ है वो भी आपने देख लिया और जर्मनी में कहाँ वो भी आपने समझ लिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है उसी का। कहा जाता है खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, खनिज का बचाव या रखाव जो सो क्यों आवश्यक है। देखिए खनिज का संरक्षण आवश्यक क्यों है, ये सीमित है और गैर नवीकरणीय संसाधन है, इसकी मात्रा सीमित है और इनका निर्माण बहुत धीमी गति से होता है जो वर्तमान उपभोग की दर से बहुत कम है और खनिज का अत्यधिक दोहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों को सुरक्षित रखने में बाधा डाल सकता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि खनिज जो हमारा संसाधन है इसे इसीलिए सुरक्षित करना या इसका संरक्षण इसलिए जरूरत है क्योंकि इनका जो बनने का प्रोसेस है वो बहुत धीमी गति से होता है और एक बार यह खत्म हो जाता है तो क्या होता है फिर इसका बनना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, यानी कि बहुत समय लाखों साल करोड़ों साल लग जाता है बनने में। ठीक है, तो ये बहुत सीमित है और बढ़ती जनसंख्या के कारण से इसका उपयोग भी अधिक हो रहा है, इसी कारण से इसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। अब अगला है, कहा जाता है अंतर बताइए, चौथा प्रश्न है। कहा जाता है लोहा और अलोह खनिज में क्या अंतर है समझाइए। कहा जाता है लोह खनिज में वे धात्विक खनिज होते हैं जिसमें लोहा पाया जाता है, यानी कि लोह खनिज में देखा जाए तो उसमें लोहा का गुण पाया जाता है, जबकि अलोह खनिज में धात्विक खनिज नहीं होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं जिनमें लोहा नहीं होता है। और लोह खनिज के उदाहरण जैसे कि लोहा अयस्क और मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट, ये सब क्या हमारा लोह खनिज है। और अलोह खनिज के उदाहरण तांबा, बॉक्साइट, टीन और एल्युमिनियम, ये सब अलोह धनी का क्या है उदाहरण है। कहने का अर्थ ये बनता है कि वैसे खनिज जिसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है वो जिसको लोह खनिज हो जाएगा और जो जिसमें नहीं पाया जाता है उसे अलोह खनिज कहते हैं। ठीक है, उदाहरण भी आपने देख लिया। अब अगला अंतर हमें करना है तापीय ऊर्जा और जल ऊर्जा में। ठीक है, देखिए तापीय विद्युत ऊर्जा और जलीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन के 2 अलग अलग तरीके हैं। तापीय विद्युत उत्पादन में कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसे फिर टरबाइन को घुमाने और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जल विद्युत उत्पादन में बहते पानी की गति का उपयोग करके टरबाइन को घुमाया जाता है जो फिर बिजली पैदा की जाती है। तो कोयला में क्या होता है कि कोयला जलने के बाद हमें उसके स्टीम यानी कि जलने के बाद ऊर्जा देता है, लेकिन जल उसे टरबाइन पर गिरा के
मोटर को घुमाया जाता है, टरबाइन को घुराया जाता है और उससे हमें विद्युत ऊर्जा हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये सब अंतर है दोनों में, विद्युत ऊर्जा में और मतलब तापीय ऊर्जा में और जल ऊर्जा में। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा में। अब अगला है हमारा, कहता है कारण बताइए। पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है, कारण बताइए। देखिए, पेट्रोल को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग काला होता है, और काला होता है जब इसे ज़मीन से निकाला जाता है और यह बहुत मूल्यवान होता है। पेट्रोल ऊर्जा उत्पादन और उद्योग को अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या? जो हमारा पेट्रोल है, सो ठीक है, और इसीलिए काला सोना कहते हैं, क्योंकि ये जब निकाला जाता है तो ये पहले काला होता है, इसी कारण से इसे काला सोना कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसका भी अंतर कारण बताइएगा। कहा जाता है जीवाश्म ईंधन के तीव्र उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषित बढ़ रहा है। जीवाश्म ईंधन के तीव्र उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि ये ईंधन जलने पर हानिकारक गैसें और अन्य प्रदूषकों को उत्सर्जित करते हैं, और ये प्रदूषण वायु और जल प्रदूषण दोनों कारण बनते हैं, और मृदा प्रदूषण भी बनते हैं इनसे। ठीक है, कहने का अर्थ ये बन रहा है कि इनका उपयोग जो सो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे तरीक़ा से करने चाहिए। ठीक है, अब अगला है हमारा छठा प्रश्न, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कहा जाता है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है, जो सो थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए उदाहरण देके। कहा जाता है परंपरागत ऊर्जा जैसे कि कोयला और पेट्रोल सीमित संसाधन में प्राप्त होते हैं और इससे प्रदूषण होता है, और गैर परंपरागत ऊर्जा वैसे ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय से होता है, क्योंकि इसका नवीकरण फिर से हो सकता है, लेकिन जो हमारा परंपरागत ऊर्जा है उसमें हमारा नवीकरण नहीं हो सकता है। तो नवीकरण का अर्थ क्या हो रहा है कि पवन ऊर्जा, तो ये हमारा क्या खत्म होने वाला ऊर्जा नहीं है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा में खत्म होने वाला नहीं है, और परंपरागत ऊर्जा ये खत्म होने वाला ऊर्जा है। जैसे कोयला खत्म हो सकता है, लेकिन पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब खत्म होना संभव नहीं है। ठीक है, अब अगला है हमारा दूसरा इसी का पाठ है। कहता है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए और झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिजों का उल्लेख कीजिए। उत्तर समझिए, धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें धातु होते हैं। ठीक है, जबकि अधात्विक खनिज में धातु नहीं होते हैं। ठीक है, और धात्विक खनिज आमतौर पर अनुयोग और आयाक्रंतित चट्टानों से पाए जाते हैं, और जबकि अधात्विक खनिज प्रायः युवा वलित पर्वतों और अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और झारखंड में धात्विक खनिजों में लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, मैग्नीज और निकेल शामिल है। इस प्रकार से झारखंड में जो सब पाया जाने वाला तत्व है, जो मैग्नीज है, निकेल है, ये सब शामिल है। ठीक है, अब इस प्रकार से इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर हैं, थर्ड अध्याय का जो प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। जो हमारा अध्याय था खनिज और शक्ति संसाधन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर एक बार शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलता है आपको नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।